नमस्कार दोस्तों। सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के राष्ट्र के संबोधन पर टिकी हुई थी। बस कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन समाप्त किया है। एक संक्षिप्त सा संबोधन था, लेकिन महत्वपूर्ण था। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वो वैक्सीन के बारे में कुछ कर सकते हैं, गरीबों को जो उन्होंने मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया था उसके बारे में कुछ एक्सटेंशन दे सकते हैं। कई दूसरी चर्चाएं भी थी मीडिया में, दूसरी कई चीजों को लेकर के। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संक्षिप्त से संबोधन में फोकस रखा है इसी बात पर कि सावधानी अभी बनाए रखनी है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन गया है, कोरोना वायरस नहीं गया है। और जो लोग थोड़ी बहुत लापरवाही कर रहे हैं, बिना मास्क के जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कबीर दास जी का एक उन्होंने उदाहरण दिया, एक श्लोक दिया, जिसमें ये बताया कि पकी हुई फसल को देख करके कई बार हम लोग खुश हो जाते हैं, पर जब तक वो घर ना आ जाए तब तक उसे पूरी तरीके से जो काम है उसको नहीं मानना पूरा नहीं। चाहिए कि कंप्लीट हो गया है। तो मेरे साथ प्रमोद जोशी जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पूर्व संपादक हिंदुस्तान दिल्ली एडिशन। जोशी जी, आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम इस संबोधन में आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो लोगों को कहा है कि भाई चेत जाइए, त्योहार हैं, ठीक है, आप मनाइए, उनको खुशियों से मनाइए, लेकिन यूरोप और अमेरिका एक चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि वहां फिर से कोरोना वायरस लौट रहा है और चिंताजनक हालत वहां पर फिर से पैदा हो रही है। जी, ये असल में मुझे लगता है कि तीन बड़े कारण हैं जिनकी वजह से प्रधानमंत्री ने आज अपने इसको समय चुना और जो अपना संदेश है उसका विषय चुना और जी उस विषय को इतना फोकस किया। अगर वो चाहते तो कुछ और बातें भी कह सकते थे, लेकिन जी इस वक्त उन्होंने जो जो शेष कयास थे, जो और बहुत सारी बातें थी, अ, उन्हें अगर जानबूझ करके नहीं कहा है तो इसका कारण यह है कि वो सारा जोर इस बात पर देना चाहते थे कि आप सावधान रहें, लॉकडाउन गया है, वायरस नहीं गया है। पर तीन जी बड़े जी कारण मुझे जो नजर आते हैं, वो एक तो ये कि जो त्योहारों का समय आ गया है, अब अगले कुछ दिन बाद दशहरा होगा और फिर हमारे दूसरे त्योहार शुरू होंगे और दिवाली और उसके बाद तक, बल्कि नए साल तक आप कहें कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। जी और दूसरी बात कि देश में संख्या गिरने लगी है जो नए संक्रमणों की। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि अ, संक्रमणों की संख्या गिरना बिल्कुल फसल का पककर तैयार होना जैसी स्थिति है। यानी अभी बिल्कुल। बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है, आग लग सकती है, जैसा कि उन्होंने तुलसी की रामचरितमानस से भी एक उदाहरण दिया। जी जी और तीसरी जो बात लगती है वो ये कि डब्ल्यूएचओ ने भी और यूरोप के और कई देशों ने इस बात की चेतावनी दी है कि हमें फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है, क्योंकि ये फिर से एक लहर संभव है। तो देश में लॉकडाउन की स्थिति ना आए और हमें अब देखना चाहिए कि हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं तो कितना नुकसान होता है। तो दूसरा ये कि हम अगर थोड़ा-सा सावधानी बरतें, मास्क लगाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो वो चीज़ से हम बच सकते हैं। बल्कि जो हमको पिछले कुछ महीनों में सीख मिली है, उसको हम आगे बढ़ाएँ और अब सावधानी बरतें, ऐसा ना हो। और दूसरा बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने ये कहा कि हाल में कुछ वीडियो ऐसे देखने में आए हैं, जिनमें लोग इतनी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। तो वो कुछ त्योहारों पर, कुछ
धार्मिक मंदिरों में या कहीं पर भी आना जाना, आपने देखा मुंबई से जो वहाँ की लोकल ट्रेन चलती है, उसकी आपने भीड़ की कुछ तस्वीरें देखी। तो ये अच्छी खबर नहीं है, ठीक है, सब चलना चाहिए, सावधानी तो फिर भी बरतनी होगी ना। तो ये एक सामयिक उन्होंने हस्तक्षेप किया है और बहुत शब्द उनके मामूली थे, मतलब उन्होंने कोई डराने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। पर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लापरवाह होने का समय नहीं है। हमने यहाँ तक लंबा सफर तय किया है। अब आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ गई है। त्योहारों का मौसम है। कई त्योहारों का उन्होंने नाम भी लिया, जिनमें सिखों के त्योहार भी हैं, जिनमें मुस्लिम त्योहार भी है, ईद का नाम भी लिया। जो हिंदुओं के त्योहार हैं उनका भी नाम उन्होंने लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई लॉकडाउन गया है, वायरस अभी नहीं गया है। नहीं गया है। और जो संभली हुई स्थिति है इसको बिगड़ने नहीं देना है। लेकिन उन्होंने जोशी जी ये भी जानकारी दी है कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो अब किस स्तर पर पहुंच गई हैं। उन्होंने बताया है कि हमारी करीब करीब 90 लाख बिस्तरों की व्यवस्था है। 12,000 कोरोना सेंटर हम अब तक बना चुके हैं। 2,000 लैब्स हमारी काम कर रही हैं और 10 करोड़ के आसपास हमारे टेस्ट पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी के देशों की तुलना में हमारे यहाँ मृत्यु दर भी कोरोना वायरस से संक्रमितों की कम है। 10 लाख पर केवल 83 लोगों की संख्या दर्ज की गई है। तो ये जो उन्होंने अपनी तैयारियां बताई हैं और ये बताया है कि बाकी देशों की तुलना में हमारे यहाँ संक्रमित भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, तो ये कितना आश्वस्त करती है। हालांकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब तक हमारे यहाँ भी करीब करीब 75 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। देखिए, हमारे देश की आबादी दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी है। दूसरे हमारी जो भी हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कहिए, तो जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं और वो अभी जिस स्तर पर हैं, वो इतनी अमेरिका या ब्रिटेन या और पश्चिमी देशों से, इटली से तुलना नहीं की जा सकती। और तीसरे, हमारे यहाँ एक जो मूवमेंट है जनता का, लोगों का, जो गतिविधियाँ हैं, जो गतिशीलता है, वो शायद अमेरिका से या पश्चिमी देश, लेकिन बहुत सारे देशों से, खासतौर से जो विधियाँ हैं वो तेज हैं। मतलब जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर जाने वाले और गुवाहाटी से अमृतसर आने वाले या मुंबई से कलकत्ता जाने वाले, जो हमारे जो बहुत सारे प्रवासी मजदूर या अन्य लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और वो बहुत तेज गतिविधियाँ हैं। तो हमारी जो गतिविधियाँ हैं, वो हमें काफ़ी कुछ खतरों की तरफ धकेलती हैं। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने जो आपको डेटा दिया, आंकड़े बताए, वो ये बताती हैं कि हम औसत मृत्यु दर में दुनिया में दुनिया के तमाम देशों से इस लिहाज से बेहतर हैं कि हम बड़ी जनसंख्या है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या है, प्रसार भी है, गतिविधियाँ भी हैं। इसके बावजूद अगर हम इस पर कर पाए हैं, तो ये एक सफलता है। लेकिन बात वही है, हम अपनी सफलता पर मुग्ध होकर के हम फ़ौरन ऐसी गतिविधियों को तेज कर दें जो कि अस्वास्थ्यकर हैं, जिसमें कि खतरे हैं, अंदेशे हैं, तो ये भी उचित नहीं होगा। इसलिए ये एक सामयिक हस्तक्षेप है। दूसरा, एक समय ऐसा आ रहा है, जैसे कि जो त्योहारों का है, जब हमको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग फिर इस खुशी में, क्योंकि एक तरफ जो संक्रमण की संख्या घट रही है, घटेगी शायद और कम होती जाएगी। तो अगर मान लिया अगले 10 दिन में ये संख्या गिरकर और कम हो गई या उससे भी आगे नीचे चली गई, तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि रोग गया।
रोग तो अपनी जगह पर है। देखिए वायरस तो तब तक रहेगा जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक कि हम वैक्सीन का इस्तेमाल करके एक बड़ी संख्या में जनसंख्या को इम्यून कर देंगे। जब इम्यून हो जाएगा तो ठीक है, वायरस का भी असर होना खत्म हो जाएगा और फिर वो धीरे-धीरे अपनी मृत्यु मर जाएगा। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं आती, और वो स्थिति आने में अभी ऐसा लगता है कि 2 या 3 महीने का समय है। अच्छा, एक हमने जब बात शुरू कर रहे थे कि ये एक संभावना ये थी कि शायद वो जी। वैक्सीन वगैरह के बारे में बात करें, तो उन्होंने इस वक़्त शायद जानबूझ करके उसका भी ज़िक्र इसीलिए नहीं किया, क्योंकि ये सारी बातें हमें कहीं फिर एकदम से बाहर निकल लापरवाह कर कर के देती हैं। लापरवाह ना कर दें। तो वो इस समय की सारी बात का जो केंद्रीय विचार है, वो ये कि लापरवाही ना हो जाए कहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इसको छोटी बात मान लें। तो एक समय से एक प्रकार से लोगों को चेतावनी है, खबरदार किया है, और अ, इसका संदेश लोग इसी रूप में लें और ठीक से रखें। देखिए जैसे कि शुरुआत के दिनों में आपने देखा, मार्च के दिनों में हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के ध्यान दे रहे थे। पर बीच में कुछ समय ऐसा भी हुआ जब ख़ास तौर से जिस वक़्त ये प्रवासी मज़दूरों ने एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना शुरू किया, उनकी समस्याएँ थीं, उनकी परेशानियाँ भी समझ में आती थीं। लेकिन शायद उनको जो जिस प्रकार की जहाँ पर थे, जिस प्रकार की उनको गारंटी देनी चाहिए थी आस-पास के लोगों को या सरकारों को, कि तुम्हें कोई खतरा होने वाला नहीं है, हम भोजन-पानी तुम्हारी आर्थिक उसका व्यवस्था करते हैं, तो शायद फिर ये सब भी इतना नहीं हुआ होता। लेकिन ख़ैर अब वो समय निकल गया, तो अभी देखिए फिर से मज़दूर वापस लौटे हैं, कारोबार फिर से शुरू हो रहे हैं। तो अब इस वक़्त हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम ये सब भी ना होने दें, और सावधान रहें। कुछ कुछ महीनों की सावधानी और चाहिए, वो उसके बाद ठीक ही हो जाएगा सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं जोशी जी, एक गार्जियन की तरह, एक अभिभावक की तरह लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं। खास तौर से जो उम्र दराज लोग हैं उनकी चिंता करते हैं। वो जानते हैं कि एक एज होती है जब इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो घट जाती है। तो वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बुजुर्गों का, बच्चों का जो है ध्यान रखा जाए। और उन्होंने आज फिर ये दोहराया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दूसरे हुँ, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई, एक तो 2 गज की दूरी हमको बनाए रखनी है, दूसरे हाथ धोते रहना है, जो जैसे हम पहले धोते रहे वैसे ही। और मास्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर परिवार को आप सुरक्षित देखना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं भी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित देखना चाहता हूं। और साथ में उन्होंने मीडिया से भी, सोशल मीडिया से भी ये आग्रह किया है कि आप लोग जागरूकता फैलाने में सहयोग करें। तो ये जो संदेश है उनका मीडिया के लोगों के लिए भी कि भाई, आप लोग भी ठीक है, सुशांत सिंह हुँ, राजपूत को कवर कर लीजिए, आप परमवीर से झगड़ा कर लीजिए जो करना है आपको, लेकिन जो एक बेसिक दायित्व जो इस समय जरूरत है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, कि लोगों को बचाना है, मानवता को बचाना है, जीवन को बचाना है, परिवारों को बचाना है और राष्ट्र को बचाना है। तो ये जो उन्होंने अपील की है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए एक तो मैं 2 बातें सिर्फ़ कहना चाहूँगा, और वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ध्यान देने वाली हैं। एक तो जी, जी। नरेंद्र मोदी और जो कुछ भी है, उनकी नीतियों से सहमतियाँ, असहमतियाँ तमाम लोगों की हैं। एक कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, यानी जो बात को कहना चाहते हैं वो अ, उसको लोगों से कहते हैं, आसान भाषा में कहने का प्रयास करते हैं, और समय से इस बात को कहते हैं, और इस समय भी समय से उन्होंने कहा है, इसलिए उनके संदेश को गंभीरता से लेना चाहिए। जी, दूसरी जी। बात, उन्होंने इस भाषण को बहुत सीमित, बहुत कम समय तक और बहुत फ़ोकस्ड रखा है। जी, तीसरी जी। बात ये कि उन्होंने इसके पहले जब शुरू का पहले का संदेश दिया था, सबसे पहला और दूसरे संदेश दिया था, तो उन्होंने कुछ अपील की थी जनता से,
जैसे कि रोशनी जलाइए या ताली बजाइए उन लोगों के लिए जो कोरोना के युद्ध में स्वास्थ्य कर्मी हैं। हुआ ये कि उनका आशय एक सकारात्मक आशय था, लेकिन जो भी उनके विरोधी हैं उन्होंने उसको इस रूप में लिया कि उनका आशय ये है कि थाली बजाओगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन जी उसको जी घुमाया। फिर उसके बाद एक दूसरी बात हुई, जब उन्होंने एक जो पिछली बार एक जो पिछला संदेश था उसमें उन्होंने कुछ त्योहारों के नाम लिए कि त्योहार आने वाले हैं, तो संयोग से उसमें ईद का नाम नहीं ले पाए थे। तो जी आप जी सावधानी से देखें तो इसमें उन्होंने ईद का नाम भी लिया है। तो एक चीज़ ये है कि वो एक अपने जो वक्तव्यों को लगातार उसी रूप में संशोधित करते रहते हैं, यानी उनकी सदाशयता को लेकर के जो परेशानियाँ होती रही हैं, वो उसका जवाब इस संदेश में मिलता है। सरल किया, छोटा किया और उन्होंने कोशिश की कि इसमें कहीं कोई पेच ना निकाल दे, जिसकी कि सबसे बड़ी एक परेशानी होती है। और एक समय से उन्होंने, क्योंकि त्योहार का समय आ रहा है, इस समय लोगों से कहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये संदेश नहीं देंगे, ये एक राष्ट्रीय संदेश है। ये बात मैं भी कह सकता हूँ, आप भी कहें या दुनिया में कोई भी मीडिया के लोग भी कहें, लेकिन अब इस संदेश को आगे बढ़ाना थोड़ा-सा आसान। शायद उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ऐसे लोगों को एक संदेश देने का भी काम किया है, एक जवाब देने का काम भी किया है, जो अभी 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे बेहतर तरीके से कोरोना वायरस से निपटे हैं और हमारे यहाँ जो है लापरवाहियां हुई हैं। जबकि हम आप सब जानते हैं कि जब हमारे यहाँ इतना फैला भी नहीं था, तब सार्क देशों के जो राष्ट्र प्रमुख थे, उनकी बैठक का इनिशिएट प्रधानमंत्री हाँ, मोदी ने किया था। G20 देशों का इनिशिएट इन्होंने ही किया था और उसके बाद वो मीटिंग हुई थी। और जब भारत में इसने दस्तक दी, तब भी लोगों को चेताया। और जब तक हमारे यहाँ जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो कंप्लीट नहीं हो गई, पीपीई किट से लेकर के मास्क तक, बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था, तब तक उन्होंने 3 दौर तक लॉकडाउन को चलाए रखा, ताकि जब हमारी पूरी व्यवस्थाएं हो जाएं उसके बाद हम लॉकडाउन खोलने के बारे में लॉकडाउन। सोचें। तो ये जो बीच बीच में चीजें उछालने की कोशिश की जाती हैं, इससे इस मुहिम को क्या धक्का लगता है, या वो मोदी की छवि को थोड़ा बहुत बेदाग करने में सफल हो पाते हैं क्या? मतलब आम देखिए पब्लिक में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक तो ये कि इसीलिए ये इसके चूँकि जो राजनीतिक नेतार्थ हैं, अच्छा तो ये हो जो राजनीतिक दल हैं, कोई भी एक पार्टी की दूसरी पार्टी से प्रतिस्पर्धा होती है, विरोधी दल भी होते हैं, राजनीतिक सत्ताधारी दल भी होते हैं। पर कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, कुछ जैसे विदेश नीति है, रक्षा की नीति है, ऐसे ही ये भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा तो सबसे बड़ी रक्षा है। अगर जी तो बेहतर हो कि हम इन चीज़ों पर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाएँ, एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाएँ। अब रही जहाँ तक बात कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हमसे बेहतर, अगर आप अच्छी तरह से गौर करके इस बात का प्रयास करें कि आखिर क्या पाकिस्तान ने ऐसा विशेष किया जो कि उनकी संख्या बेहतर हो गई, या तो आप पाएँगे कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, फिर भी यदि उनके यहाँ कोरोना का कुछ ऐसा कुछ नहीं किया जो हमने किया, मतलब हमारे यहाँ एक ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्थाएँ की गई। पाकिस्तान में ऐसी और कोई कोई बड़ा लॉकडाउन, लेकिन अगर उनकी संख्या कम है तो इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो सामाजिक गतिशीलता हमारे यहाँ है, जैसे हमारे यहाँ 10 करोड़ के ऊपर जो लोग प्रवासी मज़दूर बाहर काम करते हैं इधर-उधर। पाकिस्तान की कुल आबादी का करीब आधा। हमारे यहाँ जो गतिशीलता है, पाकिस्तानी समाज इतना गतिशील है ही नहीं। कुल मिलाकर के 5-6 हज़ार
किलोमीटर की रेलगाड़ी की लाइनें हैं, हमारी रेलवे लाइनें उसकी 10-12 गुना ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा बड़ी हैं। और जी हमारी जो रेल, उनके यहाँ कुल मिलाकर के 50, 60 से 70 इंजन चलते हैं, जो गाड़ियाँ खींचते हैं। हमारे यहाँ 1000 से ऊपर इंजन हर साल बनते हैं नए। जी तो जी। आप कल्पना करें कि ये जो गतिशीलता है वो हमारी और उनकी एक जैसी नहीं है। लोग अभी, वो समाज है जो अभी ज़्यादा सामंती तौर तरीकों से जीता है, जो कबायली समाज है काफ़ी। तो हमारे यहाँ भी सुदूरवर्ती इलाकों में हो सकता है कि मिज़ोरम में या कहीं सुदूर इलाकों में या जो हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ कोरोना का उतना प्रभाव ना हो, क्योंकि कोरोना मूलतः शहरी इलाकों में प्रभावित हुआ है और ये विदेश से आया है। तो जो सामाजिक गतिशीलता का एक अर्थ ये भी होता है कि उसके कारण दूसरे, पाकिस्तान में जो टेस्टिंग है, हमारे जो अभी मोदी जी ने कहा 10 करोड़ के आसपास टेस्टिंग हो रही है। पाकिस्तान में 10 लाख व्यक्तियों पर जो औसत टेस्ट है, वो हमारा तो 6000 या उससे ऊपर का औसत टेस्ट है। उनके यहाँ अभी हमसे चौथाई टेस्ट भी नहीं होते हैं जो लोगों के बीच में है। तो अभी हमको जी पता जी। भी नहीं कि उनको कोरोना हुआ भी है कि नहीं हुआ है, लोग खाली बीमार, बुखार आया हुआ है या क्या हुआ है। तो अभी हम तुलना और अफ़गानिस्तान से तुलना कर रहे हैं, जहाँ के तो अभी बहुत सारी बातें नहीं। पर मैं इतनी गहराई से जाने के बजाय केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये मसले अभी समय है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप और कर लीजिएगा। ये डेटा तो रखा हुआ है ना, आप तब बात कर लीजिएगा। आज इस बात को कहने से क्या लाभ है, जिससे कि हमारी जनता के बीच में दहशत फैले, लोग परेशान हों। अभी तो हमें उनका ढाढ़स बंधाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि आप हिम्मत ना हारें, हम लड़ाई में जीतेंगे, पर आपका सहयोग चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण के तुरंत बाद अलग अलग चैनलों पर कुछ डिस्कशंस वगैरह शुरू हुए हैं, जैसा हमेशा होते हैं। कांग्रेस के एक प्रवक्ता का कहना था कि राहुल जी ने फरवरी मार्च में ही चेता दिया था प्रधानमंत्री को कि बहुत बड़ी आफत आने वाली है, फिर भी 75 लाख हो गए हैं, रोका नहीं गया, 1 लाख से ज्यादा मर गए हैं। तो सवाल ये है जोशी जी कि क्या कोरोना वायरस केवल भारत में फैला है, और नंबर दो, क्या महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वहां भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं? अगर ये अपने राज्यों की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री के सिर पर फोड़ना चाहते हैं, तो इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार बात क्या हो सकती है? देखिए, ये भी बात राजनीतिक हो गई। दरअसल आपने फरवरी-मार्च में राहुल जी के जिस बयान का ज़िक्र किया, उस बयान के आने के कुछ समय पहले हमारे देश में हवाई अड्डों पर चूँकि, और उस समय एक केस हुआ था शायद, जो केरल में कहीं हुआ था या नहीं हुआ था, एक 30 शुरुआत जनवरी की को। बात है। हम्म। हाँ। तो जो अगर आप बात करें तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ा तारीख के साथ कौन-सा बयान, कहाँ का बयान, लेकिन जो बयान फरवरी-मार्च वगैरह का हम कह रहे हैं, उस बयान के पहले हमारे देश में स्क्रीनिंग का काम हवाई अड्डों पर शुरू हो गया था, क्योंकि विदेश से आई हुई थी, और केरल खास तौर से इसलिए कि जो पश्चिम एशिया के दुबई और तमाम अबू धाबी या ऐसे शहरों में, यूएई में, सऊदी अरब में काफ़ी बड़ी संख्या केरल में और तमिलनाडु में निवासियों की है जो उधर काम करते हैं। तो जी जी। उधर अंदेशा था, और शुरू में हमने बल्कि दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर भी स्क्रीनिंग का काम शुरू हो गया था, जबकि इटली तक में और अमेरिका तक में कोई ऐसी स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी। और स्क्रीनिंग के साथ-साथ ये बात समझ में आ गई थी। देखिए, मार्च के 21 मार्च या 22 या 23 मार्च को आस-पास हमने ये शुरू किया है लॉकडाउन। उसके जी पहले हाँ। अंदेशे समझ में आने लगे थे। आपको याद होगा कि वो कनिका कपूर वाला जो मामला था, वो लॉकडाउन से पहले का ही है। इसका मतलब है बिल्कुल। कि कोई स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी और वो उस स्क्रीनिंग से निकल कर के आ गई थीं, या जो भी विवाद हुआ था, लेकिन स्क्रीनिंग थी। तो दूसरा ये कि अभी इसको बेहतर हो कि तथ्यों के आधार पर बात करी जाए, और उचित हो कि ऐसी बातों को लोकसभा में जब मामले
डिस्कस किए जाते हैं उस समय पर उठाए जाएं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें संसदीय बैठक में उठाई जाती हैं। ये बातें ज़्यादातर मीडिया में और ऐसी जगहों पर उठाई जाती हैं जहाँ पर उसका विवाद राजनीतिक शक्ल लेता है। तो राजनीतिक शक्ल लेना अपनी जगह पर है। आप जैसे कि अभी ये 15 मिनट में आपने देखा होगा कि 15 दिन में चीनी सेना को, क्या 15 मिनट में शायद, या कुछ ऐसे ही अभी राहुल जी 15 ने कहा मिनट है में, कि 15 15 मिनट में। चीनी सेना, कि चीन ने अगर हमारी जमीन पर कब्जा किया होता तो, और हमारी सरकार होती, तो 15 मिनट में शायद उनको फेंक दिया होता। तो 1962 वाली घटना हुई नहीं होती, पर पता नहीं उस समय चूंकि इनकी सरकार नहीं थी, किसी जी। की होगी, तो 15 मिनट में नहीं हम फेंक पाए, वरना ऐसा संभव था कि हम उनको कर पाते। लेकिन ऐसे बयानों से होता यह है कि एक तो बदमज़गी पैदा होती है और शायद कुछ लोग मज़ाक भी बनाते हैं। तो एक संजीदगी होनी चाहिए बातों को कहने में, और कहने में कोई बुराई नहीं है, ज़रूर कहना चाहिए, पर चीज़ों को थोड़ा-सा देख के, और ख़ास तौर से राजनीति का उद्देश्य लोगों को घबराहट में लाने का नहीं होना चाहिए। इस समय हमारे सामने एक परेशानी का समय है और संयोग से हम उस पे काफ़ी काबू पा चुके हैं, और जैसे देश की जनसंख्या है, जिस हिसाब से हमारा बड़ा देश है, जितनी हमारे भीतर आंतरिक गतिशीलता है हमारे देश के लोगों की, और आज से नहीं है, सैकड़ों साल से हम तो तीर्थ यात्राएँ करने वाला देश है हमारे देश में। दक्षिण भारत के तीर्थ यात्री उत्तर आते हैं, उत्तर भारत के तीर्थ यात्री कन्याकुमारी और रामेश्वरम जाते हैं। तो वो गतिशीलता बहुत ज़बरदस्त है, और इसीलिए एक पूरा भारत जो है एक होता है, क्योंकि जितना गतिशील भारत है, जितनी विविधता है हमारे भीतर, भाषा की, इलाकों की, पहाड़ भी है, मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, लेकिन जितना एक दूसरे के इलाके में जाते हैं उतना यूरोप में नहीं है, और दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे गतिशील देश में अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसकी उसके फैलाव को भी देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर कंक्लूड करें हम जोशी जी, तो प्रधानमंत्री जी का आज का जो राष्ट्र के नाम संदेश था, उसका क्या संदेश आप निकालते हैं? संदेश तो पहली बात, जो पहला वाक्य था उनका, कि अ, कोरोना नहीं गया है, वायरस नहीं गया है, लॉकडाउन भले ही चला गया है, और शायद सरकार की अब इच्छा आगे लॉकडाउन करने की नहीं भी है। लेकिन यदि हम शिथिलता बरतेंगे, यदि हम उदासीनता बरतेंगे, यदि लापरवाही बरतेंगे, तो लॉकडाउन जैसी चीज़ भी दोबारा आ सकती है। लॉकडाउन आएगा तो हमारी नौकरियों की दिक्कतें पैदा होंगी, हमारे कारोबार पे फ़र्क पड़ेगा, दूरगामी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, रोज़गार छिनेंगे, बेरोज़गारी पैदा होगी। इसलिए उदासीनता ना बरतें, लापरवाही ना बरतें। सबसे बड़ा संदेश है कि सावधानी बरतें, कमर कस के रखें, कुछ समय और है। इस समय को निकाल दें, फिर हमारे लिए अच्छा ही समय है। जो अच्छा समय आएगा तब फिर बातें करेंगे, अब की बातें भी करेंगे, पिछली बातें भी करेंगे। प्रमोद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर अपने विचार रखे, उसके गूढ़ अर्थ भी समझाए, उनका मंतव्य क्या था। ऐसे समय जबकि त्योहार आने वाले हैं, तो ऐसे समय एक अभिभावक के तौर पर वो आए और फिर से उन्होंने लोगों को सजग किया, सचेत किया कि भाई अभी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, जी, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।